कोरोना का संकट बड़ा है और न्यूज नेशन लगातार कोरोना के खिलाफ मुहिम चला रहा है और इस मुहिम में हर रोज देश के जाने माने डॉक्टर एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज हम बात करेंगे, क्या कोरोना की दूसरी लहर में सांसों का संकट ज्यादा है? क्या इस बार ऑक्सीजन लेवल ज्यादा घट रहा है? आखिर ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती क्यों करना पड़ रहा है और इन सब से बचाव आपका कैसे हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हमारा खास पैनल इस वक्त देने के लिए मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से और सावधानी से देखें। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है तो किसी को अस्पताल का बेड नसीब नहीं हो रहा। किसी की सांसें उखड़ रही हैं तो किसी का दम फूल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सांसों पर सबसे ज्यादा भारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कितनी विकराल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस बार मरीजों को वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। दूसरी लहर में मरीज ज्यादा अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और इसलिए अस्पतालों पर इस बार बोझ ज्यादा है। बेड फुल है और मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने को मजबूर है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में क्या फर्क है, उसे आप इस आंकड़ों से समझ सकते हैं। पहली लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की औसत उम्र 50 साल थी, जो इस साल घटकर 48 साल तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, कोरोना की नई लहर में सांस लेने में ज्यादा दिक्कत की शिकायत आई है। पिछली बार 41.7% मरीजों को सांस लेने में मुश्किल आई थी, जो इस बार बढ़कर 47.5% हो गई, यानी करीब 6% ज्यादा। इतना ही नहीं, इस बार वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, यानी इस बार कोरोना सीधे आपके लंग्स को निशाना बना रहा है। ICMR की रिपोर्ट की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में वायरस हवा में स्प्रेड कर रहा है, जो नाक के जरिए सीधे लंग्स में अटैक कर रहा है और इसी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। इतना ही नहीं, पिछली लहर में रोजाना कोरोना केस का अधिकतम आंकड़ा करीब 98,000 था, जबकि इस बार ये 2.25 लाख के करीब पहुंच गया है। और तो और इस बार कोरोना की नई लहर ने युवाओं और बच्चों को भी शिकार बनाया है। लक्षण की बात करें तो पुरानी और नई लहर में परिवर्तन दिखे। पहली लहर में औसतन 43.5% मरीजों में कोविड के मूल लक्षण के तौर पर सूखी खांसी की समस्या थी, तो वहीं इस बार नए लक्षण नजर आए हैं, मसलन आंख लाल होना और लूज मोशन। कोरोना की नई चाल को देखकर इसके अप्रत्याशित खतरे का अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि आपके हर सांस की जिम्मेदारी उसे कैसे महफूज करना है, सुरक्षित करना है, यह हमने ले रखी है। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल गोयल, IMA वित्त सचिव हैं आप, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अमित कुमार, सीनियर फिजिशियन है, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहला और सीधा सवाल यही है, बिना वक्त गवाए, जो हम पूछना चाहेंगे कि इस बार मरीजों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो सांस लेने में आ रही है, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी घट रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बुखार आता था, खांसी होती थी, सर्दी जुकाम होता था, बॉडी पेन भी होता था, लेकिन इस बार ज्यादातर केसेस सांस से जुड़े हुए आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि वायरस म्यूटेट कर चुका है और अब जो नया वायरस है, जो नया स्ट्रेन है, वो हम देख रहे हैं कि लंग्स पर जो है सीधे अटैक कर रहा है। पहला वाला भी कर रहा था, लेकिन अभी हम इस बार देख रहे हैं कि निमोनिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी जल्दी दिखाई दे रही है और इस वजह से लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक भी है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है या आपको ऑक्सीजन की जरूरत आगे तो नहीं पड़ेगी, उसके लिए आप घर में एक 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सा टेस्ट होता है। आपको 6 मिनट चलकर देखना है, नॉर्मल पेस पे आपको चलना है, रुकना नहीं है, चल के देखना है। ऑक्सीमीटर यहाँ उंगली में लगा करके आपको चलना है और उसके बाद आपको देखना है कि आपको ऑक्सीजन लेवल अगर 5% से ज्यादा फॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आगे चल के जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं होता तो
इसका मतलब कि आपको ज्यादा घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। ये सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम भी हम कोरोना में देखते हैं, जिसमें व्यक्ति को कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन लंग में ऑक्सीजन कम हो रही होती है। बिल्कुल। अब डॉक्टर जो लोग अनिल गोयल, 60 इसी साल सवाल से का ज्यादा जवाब मैं हैं, आपसे कुछ इस तरह से लेना चाहूंगी डॉक्टर अनिल गोयल, क्योंकि इस बार सांसों पर ज्यादा दिक्कत आ रही है और सांसों के लिए हम मरीजों को तड़पते हुए भी देख रहे हैं। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है पूरे देश में, वो भी आप सभी के सामने मौजूद है। लेकिन ऐसा क्यों इस बार हो रहा है? जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने काफी कुछ एम पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे क्यों इतने ज्यादा जो मरीज हैं वो सांसों से जुड़े आ रहे हैं और उनके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में, आखिर क्यों? सांसों पर ज्यादा असर हो रहा है, यंग लोगों में ज्यादा असर हो रहा है। इसका सीधा वजह है कि ये प्रूव हो गया कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन का मतलब है कि जो एरोसोल हम लोग जनरेट करते हैं वो हमारी आवाज द्वारा वो वायुमंडल में फैल रहा है और वो 6 गज नहीं 10 गज 20 गज भी 3 घंटे तक रह सकता है। इसीलिए जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी लोगों को, यंग लोगों को हो रहा है, वो इसलिए कि वो लोग बाहर जा रहे हैं और क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं। और 3 C's में यहाँ बताना चाहूंगा, क्लोज्ड स्पेस, क्लोज कॉन्टैक्ट और क्राउडेड प्लेस। इन 3 C's के कारण ये बहुत तेजी से फैल रहा है। एयरबोर्न होने के कारण ये लंग इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले दूसरे तीसरे दिन में ही सीटी स्कैन में 50% 70% लंग इन्वॉल्व हो रहा है, निमोनिया हो रहा है और 30-35 साल के लोग सीरियस हो रहे हैं। सिर्फ एक ही वजह है, एयरबोर्न इन्फेक्शन और उनका ओपनली क्राउडेड प्लेस में बगैर मास्क के, बगैर दूरी के वहां पर घूमना। और दूसरा, चूंकि एयर में है, एयर फिल्ट्रेशन की अब आवश्यकता पड़ने लगी है। एयर में इन्फेक्शन का मतलब है कि आपको मास्क क्लोजली फिटेड लगाना है और शायद एयर फिल्टर की भी अब जरूरत है। इसलिए ज्यादा इन्फेक्शन लंग में हो रहा है, क्योंकि ये एयरबॉर्न हो गया है। और हमको ये ध्यान रखना है कि इंडोर में भी हमको सावधान रहना है, घर के अंदर भी सावधान रहना है। 59% इंडोर में जो लोग रहते हैं, जो बाहर निकले ही नहीं, उनको इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि उनके कोई भी लोग बाहर गए वो इन्फेक्शन घर में लाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये एयरबॉर्न होकर निमोनिया तुरंत कर रहा है। बेहद सावधान रहने की जरूरत है, जैसा कि डॉक्टर अनिल गोयल यहाँ पर बता रहे हैं। न सिर्फ बाहर, बल्कि अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं तो भी आपको पूरी तरह से सावधानी और सतर्कता यहाँ पर बरतनी है। तीसरा सवाल डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी आपसे लेना चाहेंगे, क्या मरीजों का ऑक्सीजन लेवल आपको लग रहा है बहुत तेजी से घट रहा है? कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 95-98 तक उनका सुबह तक ऑक्सीजन लेवल था, वो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, लेकिन शाम तक आते आते जब चेक किया, हालांकि उन्हें कुछ ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन 80% चला गया, यानी कि 80 तक पहुंच गए। ऐसे में एक पैनिक जो वहां पर क्रिएट हुआ, उसका मैं जवाब जानना चाहूंगी कि सुबह 98 और अचानक से शाम को 80 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तेजी से ऑक्सीजन लेवल घट रहा है? देखिए, जैसे मेरे कोलीग्स ने भी यहाँ पे आपको बताया और सबको अब पता है कि वायरस म्यूटेट कर चुका है। वायरस हम इंसानों से ज़्यादा क्लेवर है। हम लोगों ने बेपरवाह होना शुरू कर दिया, मास्क कम पहनना शुरू कर दिया और वहाँ वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। ये वायरस बहुत घातक है और बहुत जल्दी से हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो हर 1 घंटे में आपको अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना ज़रूरी है। कैसे चेक करना है, ये जो मैं मानती हूँ, हाथ को स्टेबल टेबल पे रख के, अगर आप राइट हैंडेड इंसान हो तो लेफ्ट हाथ की इंडेक्स फिंगर पे आप लगाएं, 30 सेकंड्स लगे रहने दें। 30 सेकंड्स बाद जो रीडिंग आती है उस रीडिंग को एक कागज पे लिखते रहें हर 1 घंटे बाद। ये नहीं कि सुबह 92 था और शाम को आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे घटता है। जैसे ही 94 से नीचे जाए, आपको नजदीकी अस्पताल में कनेक्ट करना है। तीसरी चीज, जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और जो नहीं है, वो भी मैं आपके चैनल के द्वारा कहूंगी, जो मैं अपने लिए खुद भी कर रही हूँ इस वक्त। ये जो लॉकडाउन की स्थिति आई है, कर्फ्यू की स्थिति आई है, वो इसीलिए आई है ताकि थोड़ा सा उसका संक्रमण कम हो, सरकार अपनी तैयारियां कर पाए और हर व्यक्ति जो इस वक्त चैनल के सामने है, जो अपने घर पे है, जो कुछ भी इस वक्त कर रहा है, वो भी अपने शरीर को तैयार करे इस लंबे महामारी के लिए। तो उस वक्त के लिए आप लोग अपने घर में उल्टा रोजाना 2 घंटा जरूर लेटें पेट के बल, ताकि आपके लंग्स एक्सपैंड हो। और सुबह जब उठते हैं, सुबह लोगों को बेड टी की आदत होती है, कुछ लोग रात को लेटते हैं, तुरंत नींद नहीं आती, थोड़ी देर लगती है, तो उस वक्त पेट के बल लेटें और लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करें। रोजाना अगर ये प्रतिक्रिया 2 घंटे करेंगे तो लंग्स थोड़े एक्सपैंड होते हैं। जो कोविड पॉजिटिव है उनके लिए करना जरूरी है, ताकि वो स्थिति उनकी 98 से 80 पे जाए ही ना, और हर 1 घंटा जब वो चेक कर रहे होंगे तो उन्हें पता चलता रहे। चलिए, बहुत यहाँ पर डॉक्टर दीपाली आपने दिया है और अगला सवाल भी हमारा कुछ ऐसा ही। डॉक्टर अमित कुमार, इस सवाल का जवाब
जवाब आपसे चाहेंगे। 2 पॉइंट्स तो यहाँ पर मैम हमें बता चुकी हैं कि किस तरह से उल्टा लेटना है, किस तरह से लंबी सांसें लेनी है, वक्त वक्त पर 30 सेकंड तक चेक करते रहना है और लगातार चेक करते रहना हर एक घंटे में। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल अचानक से किसी कोविड पेशेंट का घट जाता है और वो उस वक्त होम आइसोलेशन में है, तो फिर उस मरीज को क्या कुछ करना चाहिए? ऐसे में क्या एहतियातन कदम उसे उसके परिवार वालों को उठाना चाहिए? मैम, इसलिए बहुत ही विकट स्थिति होती है अगर किसी मरीज का होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। कई बार अचानक से हो जाता है। हमने केसेस देखे हैं कि सिर्फ 2 घंटे में ही ऑक्सीजन लेवल मरीज का कम हो गया। उस स्थिति में तो कोशिश करनी चाहिए लंबे लंबे सांस ले, ताकि उसकी जितनी भी अपनी कैपेसिटी है लंबे लंबे सांस ले। और दूसरा वो कोशिश करे कि नजदीकी हॉस्पिटल में तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो अपने शिफ्ट हो एम्बुलेंस के या पर्सनल व्हीकल में। अगर एम्बुलेंस मिलने में देरी हो रही है, पर्सनल व्हीकल में जाए ताकि उसको ऑक्सीजन की उसकी मिल सके, किसी भी तरह से ऑक्सीजन मिल सके। कई बार आज के समय में काफी देखा गया कि ऑक्सीजन की भारी कमी है, हर जगह केसेस हर जगह इतने ज्यादा हैं, तो उनको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट होना चाहिए। तो डॉक्टर अमित कुमार हमें बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशन अगर आती है तो डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ टिप्स भी यहाँ पर हमें दिए जा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, घरेलू उपचार, क्योंकि अब जब आप होम आइसोलेशन में हैं, सीधा डॉक्टर से संपर्क कर हॉस्पिटल में एडमिट होना कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी सारी समस्याएं वो सभी के सामने हैं, इसलिए होम आइसोलेशन एक सबसे बेहतर ऑप्शन भी माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, अगर ऑक्सीजन लेवल एक तय सीमा से कम हो जाता है तो क्या घरेलू उपचार के जरिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है? किस तरह की दिनचर्या यहाँ पर होनी चाहिए, किस तरह से आपका रूटीन यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तब हम उस वक्त घर में कोई ऐसी चीज या घरेलू उपचार नहीं कर सकते हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सके। ये सारे जो उपचार हैं, जो चीजें हैं, वो पहले की हैं, प्रिकॉशनरी हैं, जो आप पहले से कर सकते हैं अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी बात समझने की जरूरी ये है कि अब हम, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स की कमी है और हमें हर जगह अस्पताल नहीं मिल पाता है, तो आप घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर, कंसंट्रेटर लाकर घर में भी नेजल प्रोंग या मास्क से ऑक्सीजन कुछ समय के लिए दे सकते हैं और आपका जो एक वो नाजुक वक्त होता है वो क्रॉस हो सकता है। और बहुत सारे इस वक्त ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो घर पे ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको जैसे ही घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है और लगता है कि सांस से जुड़ी समस्याएं ज्यादा है, तो आपको पहले ही एहतियातन तौर पे ऐसे लोगों से संपर्क कर लेना चाहिए जो कि समय पर आपको ऑक्सीजन घर में पहुंचा सकते हैं। आपको लेके रख के स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन लोगों के संपर्क में रहिए ताकि आपको जैसे ही जरूरत पड़े आप घर पे ऑक्सीजन शुरू कर सके। और लोगों को ये समझना बहुत जरूरी होगा आज की तारीख में कि आप घर पर ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। अगर आपको हॉस्पिटल बेड की सुविधा मिल रही है तो बेस्ट है, वो तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, आप जरूर हॉस्पिटल जाइए और बेड लीजिए। पर अगर आज की तारीख में जिस तरह से भारत में अभी सिचुएशन है, अगर बेड नहीं मिल रहा है तो आप घर में भी ऑक्सीजन लगा सकते हैं, नेजल प्रोंग से लगा सकते हैं, मास्क से लगा सकते हैं और लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। और बीच उतने टाइम में आप बेड के लिए अपनी सुविधा के लिए लग सकते हैं ताकि जितनी जल्दी से जल्दी फिर आपको बेड मिल सके, आप मरीज को वहां ले जा सके। लेकिन पैनिक नहीं करिए अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है। मैं बार बार ये बात बोलूंगी कि घर में ऑक्सीजन की सुविधा दी जा सकती है और आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अपने SpO2 को लगातार मॉनिटर करना चाहिए। और देखिए, बच्चों में भी खास तौर से ध्यान रखिए कि उंगलियों में कभी कभी सही से SpO2 नहीं आता है, या जब बहुत बुखार होता है आप ठंडे पानी में उंगलियां डाल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में SpO2 ठीक से हम नहीं मेजर कर पाते, गलत रीडिंग आती है। ऐसी सिचुएशन में आप ईयर लोब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहां हम ईयरिंग्स पहनते हैं। पूरी डिटेल के साथ जानेंगे अगले सवाल के साथ, क्योंकि और भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लाखों दर्शक हैं वो यही देखना चाहते हैं कि आखिर उनकी एक एक सांस किस तरह से सुरक्षित रह सकती है, और यही हमारा मकसद है। बाकी मेहमानों के पास भी कुछ सवालों के साथ हाजिर होंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के साथ। तो एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो लगातार हमें बता रहा है कि आखिर किस तरह से आप अपनी सांसों को महफूज रख सकते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आपको क्या करना चाहिए, घर के बाहर, घर के अंदर अब आपकी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर अमित कुमार, सवाल ये है अब आपसे, लगातार कुछ लोगों को जुकाम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि लगातार जुकाम होना भी कोरोना का एक बड़ा सिम्टम है? क्योंकि ऐसे वक्त में, क्योंकि अंदर गर्मी बाहर ठंड हो रही है, तो लोगों को जुकाम हो रहा है, क्या ये मान लेना कि कोरोना है इसलिए टेस्ट फौरन करवा लेना चाहिए? कोई भी
करना चाहिए। जुकाम, हल्का बुखार है, वो कोरोना वजह हो सकती है, लेकिन अभी उसे कोरोना ही मानना चाहिए और तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। आज हो क्या रहा है, पेशेंट्स को टेस्ट नहीं हो पा रहा है। कोरोना में हमारा पॉजिटिविटी रेट लगभग 15 से 30% है अलग अलग स्टेट का। पहले ये पॉजिटिव रेट 5% के आसपास था। तो अगर आज हमारे देश में 2.5 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए लगभग 6 से 7 लाख केसेज ऐसे होंगे जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे। कुछ लोगों को लगता, अब ये बीमारी यंग पॉपुलेशन में ज्यादा है, उनको सिम्टम्स जो कोरोना के सिम्टम होते हैं, सांस चढ़ना, बहुत तेज बुखार होना या बॉडी एक्स ज्यादा होना, वो कम हो रहे हैं। सामान्य जुकाम भी अगर किसी को वैक्सीन लगी हुई है या यंग एज में है, उसको कोरोना के कारण ही है, उसे सारी सावधानी रखनी चाहिए, खुद को आइसोलेट करना चाहिए, लोगों से इधर उधर मिलना नहीं चाहिए, परिवार से में आइसोलेट करना चाहिए ताकि वो औरों में ना फैले। उसे ये आज के समय में किसी जवान लड़के को, यंग एज के बच्चे को या जिसको वैक्सीन लग चुकी है, उनमें सीवियरिटी कम होती है, तो उनको ये वास्तव में कोरोना ही माना जाएगा। चलिए, यानी कि छोटे छोटे सिम्टम्स भी अगर नजर आ रहे हैं जिनमें जुकाम भी शामिल है, अगर ये भी आपको हो रहा है या अपने आसपास आप किसी को देख रहे हैं, तो टेस्टिंग करवाना ही एक सबसे बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन फिलहाल नजर आता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आगे तलाशेंगे कि क्या घर के अंदर मास्क पहनना जरूरी है, 3 दिन में क्या लंग्स तेजी से खराब हो रहे हैं, स्टीम लेना कितना जरूरी है। हमारा खास पैनल ये आपको जरूर बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। तो कोरोना के चलते किस तरह से ये सांसों पर भारी पड़ रहा है और किस तरह से आप अपनी सांसें सुरक्षित कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, हमारा खास पैनल लगातार आप तक इसकी जानकारी बहुत अहम टिप्स के जरिए पहुंचा रहा है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज बात करेंगे मास्क की, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है, बल्कि एक नहीं, इन दिनों लोग 2-2 मास्क पहन रहे हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या जब वो बाहर से घर जाते हैं, अच्छे से नहा धो लेते हैं, खुद को पूरी तरह से साफ सुथरा कर लेते हैं, क्या उसके बाद भी घर में मास्क पहनना जरूरी है? जो लोग घर से बाहर से घर आए हैं या फिर जो लोग पहले से ही घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें भी क्या मास्क पहनना चाहिए? देखिए, मास्क हमारा वैक्सीन है, हमारा स्वच्छ चीज़ है, हमारी बचाव है, हमारे लिए सब कुछ है आज की डेट में। मगर मास्क को पहनने की भी एक क्रिया होती है। आपके चैनल के द्वारा बहुत बारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। मास्क आपको तब पहनना है जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग के बिना किसी को मिल रहे हैं। आप घर के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं तो आपको मास्क नहीं पहनना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप में या आप में से किसी को भी कोई कोविड जैसे सिम्टम्स आए हों। कोविड के सिम्टम्स हल्के बदल चुके हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे देख सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप में देख सकते हैं, इस चैनल के द्वारा बहुत बारी बताया जाता है। अननेसेसरीली हर वक्त मास्क पहनने से आप अपने लंग्स पे प्रेशर डालते हैं, लंग्स के अंदर उसकी डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कम होती है। मास्क अगर आप बाहर जा रहे हो मार्केट में, अब जैसे हम कर्फ्यू में चले गए हैं, लॉकडाउन में चले गए हैं, आप किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिए बाहर जा रहे हो या आपको लगता है आप मेट्रो या ऐसा पब्लिक सर्विस यूज करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की, तो आप डबल मास्क पहन सकते हैं। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते, पुराने दुपट्टों के आप काट काट के मास्क पहन सकते हैं, उसको डबल 2 बारी पहनिए। सबसे जरूरी चीज ये है, आप अपने दुपट्टे से बना रहे हो या खरीदा हुआ कपड़े का मास्क पहन रहे हो, जो मास्क आज पहना है उसकी बारी 3 दिन बाद आएगी। कल दूसरा मास्क होगा, तीसरा मास्क अगले दिन होगा। मास्क को आप अपने हाथों से सर्फ से नहीं धोएंगे, उसके बीच में सर्फ रुक जाएगा, केमिकल रुक जाएगा, आप उसको इनहेल करेंगे, आगे आने वाले सालों में उससे आपको लंग पे और बीमारियां हो सकती हैं। बेस्ट तरीका होता है कि बिना इलास्टिक वाला कपड़े का मास्क हो, उसको आप प्रेशर कुकर में सीटी दें, आप उसमें कोई भी एंटीबैक्टीरियल लोशन डाल सकते हैं जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन, जो आपको ठीक लगे, वरना आप उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल भी डाल के मैम, ये और एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने मास्क को किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मास्क साफ सुथरा रहेगा, आप घर से बाहर निकलते वक्त लगाएंगे, और जैसा कि आपने बताया कि अगर आप घर के अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर अनिल गोयल आपसे है। लंग्स का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो महज 1 से 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर लंग्स डैमेज होने की परसेंटेज कोरोना के मरीज में बहुत 80% तक पहुँच गई है। कहाँ वो 20% और कहाँ 3 दिन में 80% तक लंग्स डैमेज हो गए हैं। ऐसा हो रहा है क्या, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों?
देखिए, बड़ा सीधा सा बात है, ये एक नया वेरिएंट है वायरस का जो म्यूटेट होकर आया है और मोस्ट कॉमनली ये यूके स्ट्रेन है। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। इसीलिए इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट डे ही आप देखेंगे, आज बुखार हुआ और कल उसमें निमोनिया आ गया, दूसरे दिन 50% लंग डैमेज हो गया, तीसरे दिन 70%। तो ये एक म्यूटेंट वायरस, ये जो यूके स्ट्रेन है मेनली, और उसका इंडियन वेरिएंट भी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ये बहुत तेजी से निमोनिया हो रहा है। ये रेस्पिरेटरी वायरस तो ये है ही है कोरोना वायरस, लेकिन बहुत तेजी से जो म्यूटेंट है उसके कारण हो रहा है। मैं एक सेकंड आपको अगले 30 सेकंड मास्क के बारे में बताना चाहता हूँ। दोबारा मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि ये एयर बॉर्न इन्फेक्शन है। अब मास्क विद एयर फिल्टर की जरूरत है। आप सिर्फ मास्क से काम नहीं चलेगा, आपको एयर फिल्टर वाला मास्क चाहिए, क्योंकि एयर में ये है तो एयर भी आपकी पॉल्यूट हो गई है विद वायरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2, इंडोर में मास्क जहाँ क्लोज स्पेसिस हैं, जहाँ पर एसी चल रहे हैं, जहाँ हवा का वेंटिलेशन नहीं है, कृपया आप विंडोज खोल लें। विंडो खोलकर वो वायरस जो घूम रहा है बाहर निकलेगा, क्योंकि आप जो बाहर गए हैं, कोई भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आप में हो सकता है। उसको बचाने का बेहतर उपाय है कि घर में कोशिश करें मास्क लगाए रहें, विंडोज को खोले रहें। वेंटिलेशन में अगर एसी चल रहा है तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है। एयर फिल्ट्रेशन भी चाहिए, मास्क भी चाहिए, और जल्दी निमोनिया हो रहा है वो जो वेरिएंट के कारण, उसका बचाव है एयर फिल्ट्रेशन एंड मास्क। दूरी जो 6 गज है, एक एग्जांपल देते हैं, एक टॉयलेट में अगर कोई बगैर मास्क के कोई कोरोना पीड़ित किसी भी पब्लिक टॉयलेट में गया है, 2 घंटे तक वो वायरस हवा में रह सकता है। ये जानना जरूरी है लोगों को। तो पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करें, नहीं पता कि उसमें कौन इन्फेक्शन वाला पेशेंट गया है। नंबर 2, घरों में भी आपको एयर फिल्टर लगाना है। दे रहे हैं जो बहुत आम है, लेकिन हम कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में जब इससे नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर ऐसी गंभीर महामारी की बीमारी की चपेट में लोग आ जाते हैं। और यही वजह है कि लाखों की तादाद में आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखी जाए तो कोसों दूर कोरोना से रहा जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। डॉक्टर स्वाति, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, अब डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर या फिर मरीज से बातचीत के दौरान दवाइयां तो लेकर देते ही देते हैं, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि स्टीम लीजिए, भाप लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार। भाप लेने की बात भी कही जा रही है, बहुत तरीके से एसएमएस भी इससे लेकर वायरल यहां पर हो रहे हैं। आप मानती हैं कि ट्रीटमेंट के साथ साथ स्टीम लेना जरूरी है, और स्टीम लेने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात लेकिन जान लीजिए, मैं बात शुरू करने से पहले ही बोल रही हूँ कि स्टीम जो है वो वायरस को जान से नहीं मारता है। ये मत सोचिए कि स्टीम लेने से, क्योंकि एक धारणा भी लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि वायरस खत्म नहीं होता है। बहुत जरूरी बात समझिए कि स्टीम लेने से लेकिन हमारा वायरल लोड कम होता है। जो भी वायरस की मात्रा है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे नाक में, उसके पीछे के ट्रैक्ट में, वो स्टीम लेने से डेफिनेटली कम होता है। इसीलिए हम लोग स्टीम लेने के लिए बोलते हैं कि स्टीम लीजिए। सुबह शाम आप स्टीम ले सकते हैं, बच्चों को आप स्टीम दिला सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छे छोटे छोटे स्टीमर्स मार्केट में आते हैं, बहुत सस्ते भी आते हैं। 200-300 रुपए के स्टीमर्स आजकल मिल जाते हैं, जो कि आप आसानी से ले सकते हैं। उसको रख करके आप इजीली, और एक छोटा सा टॉवल अपने चेहरे पर, सर पर डाल करके उससे आप स्टीम ले सकते हैं। और बच्चों के साथ आप अवॉइड कर सकते हैं टॉवल डालना, क्योंकि वो कई बार जल जाते हैं, उन्हें ठीक से नहीं पता होता है कि क्या डिस्टेंस उन्हें रखना जरूरी है। तो वो बच्चों को स्टीम हमेशा बड़ों की निगरानी में ही दिलाना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम बच्चों को बोले कि वो अपने आप स्टीम ले ले, क्योंकि उससे कई सारे हादसे हो सकते हैं। इसलिए स्टीम लीजिए, जरूर लीजिए, और फायदा करती है स्टीम, वायरल लोड को कम करती है। लेकिन ये धारणा मत फैलाइए कि स्टीम लेने से वायरस खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को भी फैला रहे हैं, ये गलत है। लेकिन इस तरह की कोई भी छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, पेट के बल लेटना है, जो उसके अलावा जैसे स्टीम लेना है या गरारे करना है, गार्गल्स करना है, ये सब चीजें हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उसके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं। इसलिए ये सब चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। चलिए, भाप को लेकर, स्टीम को लेकर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। डॉक्टर अमित, यही सवाल आपसे कुछ इस तरीके से है कि भाप लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये तो हमें मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया है। आपसे मैं समझना चाहूंगी, भाप लेने का वक्त क्या होना चाहिए। कुछ लोग सुबह के वक्त खाली पेट लेना पसंद करते हैं, या फिर कुछ लोग खाना खाने के आधे घंटे बाद लेते हैं। ऐसे में क्या इसका कोई तरीका भी है? कुछ लोग 2 बूंद नींबू भी डालते हैं उसमें। क्या भाप में होना चाहिए या सिंपल स्टीम लेना ही काफी रहेगा? और क्या समय इसका कौन सा होना चाहिए? देखिए मैम, मैं आजकल भाप के बारे में बहुत ज्यादा मैसेज चल रहे हैं। मैं नहीं मानता कि भाप लेने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
एक सामान्य स्थिति में भाप लेने से हमारा जो सूदिंग इफेक्ट है वो हो सकता है गले की उस पे, लेकिन वायरस एक बार हमारे शरीर में चला गया तो हमारे शरीर की फेफड़ों की कोशिकाओं में चला जाता है और आगे शरीर में फैलता है। तो उसके अगर हमारी कोशिकाओं में चला गया है तो हम भाप लेंगे तो उससे हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, भाप लेने का सूदिंग इफेक्ट होता है, जो हमारे गले में खराश होती है वो कम होता है। हम सुबह से हम भाप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि हमारी कोशिकाओं को नुकसान होए। सबसे जरूरी किसी भी हालत में हमें ये मान के चलना चाहिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हम बिल्कुल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से भाप लेना चाहिए, किस तरह से ये तरीका होना चाहिए, ये बहुत ही बेहतरीन है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि भाप तो ले लिया जाता है और ले रहे हैं लोग, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस वक्त लें, कैसे लें, क्या तरीका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि देश में अभी कोरोना का पीक आना बाकी है? यहाँ तो अभी हम डर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं तमाम उपाय जो हैं छोटे छोटे वो अपने बेहद करीब लगते हैं, पर आपको लगता है अभी जिस पीक की तस्वीर यहाँ पर आ सकती है वो वाकई भयानक है? जी बिल्कुल, डराने के लिए नहीं कहूंगी। लोग कहते हैं आजकल डॉक्टर्स डराते रहते हैं, टीवी पे जाके, फेसबुक ट्विटर पे लिखते हैं हमारे और आपके चैनल्स के लिए भी जो इस तरह का अच्छी न्यूज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि अभी सेकेंड वेव आ रही है, पूरी तरह आई नहीं है, उसकी पीक आनी बची है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि कोई संक्रमण रोका जा रहा है। लॉकडाउन का मतलब है सरकार अपनी तैयारी कर रही है और हम सबकी भी जिम्मेवारी यही है कि ना कि हम मायूस हो जाएं, दुखी हो जाएं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, मुझे इतने लोग कह रहे हैं बोर हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अपने लिए 1 घंटा हर इंसान जरूर निकाले और अपने आप को पूरी तरह से फिट करने की कोशिश करें। डॉक्टर अनिल गोयल, बच्चों को कोरोना का खतरा कितना ज़्यादा है, इस पर हम आपसे कई सवाल पहले भी शो के ज़रिए दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। पेरेंट्स का ये सवाल बार बार हमारे पास आता है कि जब भी आप हमारे साथ में हो तो उनके बच्चों की सेहत को लेकर ज़रूर बात करें। और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चे ना स्टीम लेते हैं, बच्चे मुंह पर मास्क लगाना हर वक्त पसंद नहीं करते, उन्हें दिक्कत यहाँ पर महसूस होती है, बाहर वो जा नहीं सकते हैं, मानसिक तौर पर बच्चे चिड़चिड़े भी हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को कोरोना के खतरे से माता पिता कैसे बचाएं? देखिए, बच्चों में इन्फेक्शन का पहले कारण जानना है क्यों ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि बच्चे जैसे अनप्रोटेक्टेड, मास्क के बगैर बाहर खेलते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं ओपन एयर में, तो और वो एक वल्नरेबल एज ग्रुप है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज ग्रुप है। 5 साल के ऊपर बच्चों में मास्क लगाया जा सकता है, पहले तो हम ये लोग देखें। दूसरा, 5 साल से नीचे बच्चों को कोशिश करें कि घर से बाहर वो ना जाएं, और घर, क्योंकि 5 साल से नीचे बच्चों में बहुत मुश्किल है मास्क का लगाना। 5 साल से नीचे बच्चों को अगर हमें बचाना है तो घर के अंदर रखें और बाहर जाने से रोकें। और 5 साल के ऊपर बच्चे अगर बाहर जाते हैं, हालांकि अब तो लॉकडाउन है, तो निश्चित रूप से उनको मास्क लगा सकते हैं, सेफली लगा सकते हैं, जिससे वो बचे रहेंगे। दूसरा पार्ट है कि उनकी एक बेहतर इम्यूनिटी करने के लिए हमें क्या करना है, वो सारा करना चाहिए। चाहे हम उनको बेहतर फ्रूट्स दें, बेहतर डाइट दें, थोड़ा बहुत उनको अपने साथ एक्सरसाइज कराने, चाहे माइल्ड एक्सरसाइज कराएं। मान लीजिए 20-25 मिनट, 15 से 25 मिनट एक माइल्ड एक्सरसाइज जरूर कराएं। डाइट का ध्यान रखें। कुछ सपोर्टिव इम्यूनिटी मेडिसिन होती हैं, जैसे जिंकोविट है या ऐसे तरह के बी कॉम्प्लेक्स हैं, वो बच्चों में भी दिए जा सकते हैं। और बच्चों का एक बेसिक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है, ये पाया गया है कि वो बच्चे बहुत एनीमिक होते हैं, मेल नरिश्ड होते हैं। सरकारों को भी ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वल्नरेबल हैं, और एनीमिया और मेल नरिशमेंट होगा तो मल्टीपल फैक्टर हो गया उनका कि कोरोना उनको ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो बेहतर न्यूट्रिशन का उनका इंतजाम करें, खासतौर से अंडर प्रिविलेज एरिया में, और उनके एनीमिया का भी चेकअप जरूर करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। तभी हम उन बच्चों को कोरोना से बचा पाएंगे। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, और दूसरी लहर कितनी खतरनाक है उसके क्या रिजल्ट आंकड़ों के जरिए सामने आ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर अनिल गोयल भी बहुत डिटेल से हमें बता रहे हैं कि बच्चे किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, माता पिता की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खान पान और व्यायाम में ध्यान रखें। और इससे मेरे ख्याल से जो डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया उस बात को ध्यान में पेरेंट्स जरूर रखेंगे कि सख्ती के साथ साथ जरूरी है कि बच्चे भी रेगुलर व्यायाम उन्हें हल्के फुल्के करवाए जाते रहें, खान पान का ध्यान रखें। इसके अलावा क्या कुछ और टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगी, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होंगे यकीनन ये शो, और बच्चे के पेरेंट्स तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, उन्हें क्या आप सख्त चेतावनी देना चाहेंगी?
देखिए, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी। पहली बात ये है कि अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खाना बैठते हैं, कुछ पीने के लिए बैठते हैं, तो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आप अपने हैंड्स को अच्छे से साबुन और पानी से धोएँ और अपने हाथों को बार-बार मुँह पे लगाने से बचें, ये बच्चों से ज़रूर बोलूँगी। दूसरा, बच्चों को इस वक़्त अपनी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना चाहिए और बहुत आसान से तरीके हैं, गुब्बारे फुलाइए घर में, जो आप कैंडल्स केक के ऊपर बुझाते हैं बर्थडे पे जिस पे आपको बहुत मज़ा आता है, वो कैंडल्स 2 फीट की दूरी पे 6-7 जला लीजिए और उनको इकट्ठे बुझाने की कोशिश कीजिए। और इससे बच्चे खुश भी होंगे डॉक्टर स्वाति, जो आप टिप्स यहाँ पर दे इससे रहे हैं। बच्चे खुश भी बिल्कुल। रहेंगे और तीसरी चीज़ जो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, आपने देखा है बच्चे पानी टम्बलर में लेकर गुड़-गुड़ करते रहते हैं पानी को लेकर के, वो उनके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज़ है। तो ऐसा टम्बलर जो ऊपर से कवर्ड होता है, बंद होता है, उसमें आधा चलिए, पानी और जो भर टिप्स दीजिए आपने यहाँ और पर उसमें बताए हैं, खूब जो से आप पानी टिप्स आप फूकिए। बता रही हैं, वो यकीनन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जरूर पसंद आएंगे। मुझे लगता है अभी से वो करना भी शुरू कर देंगे। दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दूसरी लहर के इस खतरे से कैसे हम बच सकते हैं, कुछ और जाते जाते डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आप ऐसा टिप्स देना चाहेंगी जो आपको लगता है कि आपको यहाँ पर देना चाहिए और वो बात बहुत ध्यान से पेरेंट्स को सुननी भी चाहिए? मुझे लगता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे मतलब टिल द एज ऑफ 18, उन सबको लंग्स की हेल्थ बेटर करने के लिए रोजाना केला खाना चाहिए और अखरोट जरूर खाना चाहिए, बेरीज जरूर खाना चाहिए। इन सारी चीजों से लंग्स हमारे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बाकी एक्सरसाइजेस जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया वो जरूर करें और बहुत अहम बहुत जरूरी बात है, अपने माइंड को भी खुश रखें। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी इसीलिए होती है क्योंकि वो खुश रहते हैं। हम सबको अपना विभाव स्ट्रेस और टेंशन की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि ये बहुत लंबी जंग है कोरोना वर्सेस इंडिया की, मगर हमें इससे डरना नहीं है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इतने अहम टिप्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कोरोना की इस जंग में आप सभी की जो एक भूमिका है वो यहाँ पर काम आएगी और हमारे इस शो का मकसद भी यही है।